जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम सीखेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के अंतर्गत उत्व संधि आज हम सीखने वाले हैं। इससे पहले हमने व्यंजन संधि, स्वर संधि सीख चुके हैं। उसकी वीडियो आप लोगों के लिए आ चुकी हैं। आशा है आपने उनको ध्यान से सीख लिया होगा, समझ लिया होगा, है ना? तो आइए आज सीखते हैं विसर्ग संधि के अंतर्गत उत्व संधि। इसका नियम है पूर्व पद ह्रस्व आकार तथा विसर्ग अह के सामने। कहते हैं पूर्व पद में जो ह्रस्व आकार होता है, पूर्व पद के अंत में, पूर्व पद के अंत में क्या होना चाहिए इस संधि के लिए? ह्रस्व आकार। और उसके बाद क्या होना चाहिए? विसर्ग, है ना? तो कहते हैं उसके सामने यदि ह्रस्व आकार हो और उसके सामने भी क्या हो? ह्रस्व आकार। ठीक, एक बार फिर से समझते हैं। पूर्व पद में ह्रस्व आकार हो, आ गया, तथा विसर्ग हो, ये भी हमने लिख लिया। और कहते हैं इसके सामने यदि ह्रस्व आकार हो, ये भी हमने लिख लिया। तो कहते हैं पूर्व पद के ह्रस्व आकार के आगे जो विसर्ग है उसके स्थान पर उकार आदेश होता है। मतलब इसकी जगह पर उ आदेश हो जाता है। ये तो था इसका पहला नियम। अब इसके बाद क्या परिवर्तन होता है ये भी देखते हैं। कहते हैं तत्पश्चात अ धन उ मिलाकर ओ हो जाता है। अब यहाँ पर क्या था? हमारा अ, और यहाँ पर है उ। तो इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है? हमारा ओ हो जाता है। गुण संधि का नियम, है ना? तो यहाँ हमारा क्या बना? ओ हो गया। अब ये हमारा बचा हुआ है। अब इसके बाद क्या है? हमारा ह्रस्व आकार। अब उसके बाद क्या होता है? ओ के सामने जब अ आता है तो जो बाद वाला हमारा अ है इसको क्या आदेश हो जाता है? अवग्रह। ओ के सामने जब अ है तो इसको अवग्रह आदेश हो जाता है। और क्या बन जाता है हमारा? ओ और अवग्रह। ये परिवर्तन हमारा इसमें होता है। ठीक है, आइए इसके नियम को समझते हैं। नियम से ये और अच्छे से समझ में आ जाएगी, है ना? देखते हैं। देखिए, कह धन अपि। अब इसको जरा विस्तार से समझते हैं। क्या है हमारी संधि? ये है कह धन और अपि। ठीक, अब इसको हम जरा और विस्तार से लिखें। जैसे क धन अ और धन क्या है? विसर्ग। ठीक, अब इसके सामने क्या आया है? अ। ठीक, अब इस नियम के अनुसार क्या कहते हैं? कहते हैं पहले पद के अंत में यदि अ है तो क में क्या छिपा हुआ है? अ छिपा हुआ है। और कहते हैं उसके बाद विसर्ग है। विसर्ग भी है भाई, हमारे पास दोनों चीजें हैं। और फिर क्या है? उसके सामने यदि अ आया है, अ भी आया है, तो पूर्व ह्रस्व के आकार के आगे, मतलब ये जो अ है इसके बाद जो ये विसर्ग है इसको क्या आदेश हो जाता है? उ। अब यहाँ देखते हैं अ धन उ। तो अ धन उ को जब हमने मिलाया तो यहाँ बना हमारा ओ। और ओ के सामने जब हमारा ये वाला अ आया तो इसको क्या हो गया? हमारा अवग्रह। ओ और अवग्रह। तो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा? हम्म, यहाँ बना हमारा कोपी। जब भी किसी शब्द में हमारे अवग्रह आता है और उससे पहले मात्रा होती है, हमेशा याद रखिएगा अवग्रह से पहले मात्रा होगी ही होगी। तो जब कोई अवग्रह होता है और उससे पहले मात्रा होती है तो अवग्रह के अ का हम उच्चारण नहीं करते। जो मात्रा होती है उसी को हम थोड़ा सा और खींच के बोलते हैं, प्लुत स्वर में बोलते हैं, 3 मात्राओं में बोलते हैं। जैसे कोपी, तो इसका उच्चारण होगा कोपी। ठीक है, समझ आया ये? आइए अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे रामः धन अवदत्। अब देखिए यहाँ पर भी यही नियम काम करेगा। क्या? रामः,
रामः के म और सामने क्या है विसर्ग, तो म में क्या छिपा हुआ है और के साथ है विसर्ग। तो इस नियम के अनुसार विसर्ग को क्या हो जाएगा हमारा, विसर्ग को होगा हमारा उ, और जब के सामने उ आएगा तो उसको हो जाएगा हमारा ओ, और जो अंत वाला है उसको हमारा अवग्रह हो जाएगा। तो शब्द क्या बनेगा, रामो वदत। ठीक है, समझ आया? आइए आगे देखें। रामः धन अयम, बिल्कुल ऊपर वाले नियम की तरह, ऊपर वाले उदाहरण की तरह ये भी है। क्या, रामः धन अयम। अब यहाँ पर मह रामः पहले पद के अंत में है, क्या है, भी है और विसर्ग भी है। तो और विसर्ग को मिलाकर क्या हो जाता है, यहाँ पर ओ बन जाता है ना। और विसर्ग को मिलाकर बन जाता है ओ। सामने है इसका हो जाता है अवग्रह, ये है ना, यहाँ हुआ ओ, इसको हुआ अवग्रह, तो क्या बना, रामोयम। ठीक है, पक्का, अच्छे से समझ में आ गया। आइए आगे। अब ये क्या कहते हैं, कहते हैं जब तक इसके सामने कोई स्वर आ रहा है, जब तक ह्रस्व आ रहा है, कोई भी स्वर नहीं, सिर्फ सिर्फ ह्रस्व विसर्ग के बाद जब कोई ह्रस्व इसके सामने होता है, मतलब विसर्ग से पहले भी ह्रस्व होना चाहिए और विसर्ग के बाद भी ह्रस्व होना चाहिए, तब ये परिवर्तन होता है। लेकिन यदि विसर्ग के बाद कोई व्यंजन आ जाए तब क्या होगा, आइए उसको भी देखें। ह्रस्व आकार के बाद कहते हैं हश। हश मतलब किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, और ह य व र और ल वर्ण, मतलब किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा, किसी भी वर्ग का, और ह य व र और ल, इनमें से कोई भी वर्ण यदि किसके सामने आता है, विसर्ग के सामने आता है। विसर्ग से पहले तो ही होगा, जैसा कि इसमें है ना। विसर्ग से पहले होगा और विसर्ग के बाद में के स्थान पर यदि इनमें से कोई वर्ण होता है तो ह्रस्व के विसर्ग के स्थान पर धन उ, अगर हम इसको मिलाएं तो क्या हो जाएगा, ओ आदेश हो जाता है। मतलब जो परिवर्तन होगा वो पहले पद में ही होगा, दूसरे पद में परिवर्तन नहीं होगा। जब सामने था तो परिवर्तन कहाँ हुआ था, सामने वाले पद के जो था उसको अवग्रह हो गया था और विसर्ग को ओ हो गया था। मतलब दोनों पदों में परिवर्तन हुआ था, पहले पद में भी और दूसरे पद में भी। पहले पद के विसर्ग को ओ और दूसरे पद के जो था उसको अवग्रह। लेकिन अगर सामने व्यंजन है तो क्या होगा, पहले पद में जो के पश्चात विसर्ग है सिर्फ उसमें परिवर्तन होगा, उसको क्या हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा। जैसे शिवः धनवन्त्यः, तो देखिए अब जरा इसको विस्तार से समझें हम। क्या है, शिवः धन और वन्द्यः। अब देखिए इसको हम और विस्तार से लिख लेते हैं। व धन धन विसर्ग और सामने क्या है इसके व। ठीक है, अब क्या कहते हैं, इसको भी हमने छोड़ दिया, इसको भी हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अब ये कहते हैं कि के बाद जो विसर्ग होगा वहां पर उसको मिलाकर हो जाएगा ओ, और जो ये व है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो सामने वाले उत्तर पद का जो वर्ण है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर, शिवो हो गया यहाँ पर पहले पद में, और वंद्यः। ठीक है, शिवो वंद्यः। हम चाहे इसको मिलाकर लिख लें, चाहे इसको अलग अलग लिख। ठीक है, आइए और उदाहरण देखें। रामः धन हसति, तो यहाँ पर नियम के अनुसार विसर्ग को क्या हो गया, ओ हो गया, सामने है हसति, तो शब्द बना रामो हसति। बालः धन याति, तो यहाँ पर बालः, ल में क्या छिपा हुआ है, सामने है विसर्ग, और विसर्ग, विसर्ग को आदेश हुआ उ, और उ मिलकर हो गया क्या हमारा ओ, है ना। तो
और शब्द क्या बनेगा? बालो याति। इसी तरह बुद्धः धन लिखति, तो बुधः, तो बुधः के जो विसर्ग है उसको क्या हो जाएगा? ओ, तो शब्द बनेगा बुधो लिखति। ठीक है, समझ आया? आइए कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं ताकि इसको और भी अच्छे से समझ लें और इसके परिवर्तन को भली प्रकार से जान लें। देखिए, नमः धन नमः। अब देखिए यहाँ पर क्या है? नमः धन नमः। नियम के अनुसार क्या होगा यहाँ पर? देखिए, यहाँ अगर हमने देखा मह, पहले पद के अंत में क्या है? मह। इसको हमने क्या किया? एक बार फिर से हम इसको विस्तार से कर लेते हैं। वर्ण विच्छेद, म धन अ। और फिर इसके सामने विसर्ग। अब परिवर्तन कहाँ हुआ? इन दोनों में। विसर्ग और अ मिलकर बन गया हमारा ओ, क्योंकि विसर्ग को आदेश हुआ उ और अ और उ मिलकर बना हमारा ओ। तो यहाँ पर विसर्ग और इसके स्थान पर क्या हो गया? ओ। तो शब्द क्या बनेगा हमारा? हम्म तो शब्द बनेगा हमारा नमो नमः। ठीक है। अगला उदाहरण, रामः धन जयति। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? आ और विसर्ग मिलकर बन जाएगा ओ, तो क्या बनेगा? रामो और जयति। जब सामने व्यंजन होता है तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। व्यंजन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर सामने अ होगा तो सिर्फ वहां परिवर्तन होगा, और अगर सामने व्यंजन होगा तो फिर पहले पद के अंत में ही जो परिवर्तन होगा वो होगा। हम्म जैसे क्षीणः भवति, तो क्षीणः यहाँ पर क्या होगा? अब इसको हम सीधा सीधा समझ लेते हैं। क्षीणः भवति, विसर्ग को क्या हो गया? ओ, तो क्या बना हमारा? हम्म क्षीणो और भवति, क्षीणो भवति। मनः धनहरः, तो क्या बनेगा हमारा? मनोहरः, मिलाकर लिख दिया हमने। यशः धन दा, तो यहाँ पर क्या होगा? हम्म यशोदा। ठीक है। मयूरः नृत्यति, मयूरः विसर्ग को हुआ ओ, तो हमने लिखा क्या? मयूरो और नृत्यति, मयूरो नृत्यति। गजः धन धावति, तो क्या बना? गजो और धावती, विसर्ग को हो गया हमारा ओ। चंद्रः धन अपि, अब यहां पर क्या बनेगा? वापस से वही वाला नियम, क्या? चंद्रोपी। क्योंकि यहाँ पर अ है तो आ को अवग्रह हो गया। क्यों अवग्रह हुआ? क्योंकि विसर्ग को हुआ ओ। विसर्ग को ओ कैसे हुआ? जब विसर्ग से पहले अ है तो अ में जब हमने विसर्ग को उ हुआ और अ और उ मिलकर हो गया उसको ओ। ठीक है, तो शब्द बना हमारा चंद्रोपी। उचित धन अवसरः, तो क्या बनेगा? हम्म उचित तो सरह, उचितोवसरः। ठीक है। और कह धन अयम, बिल्कुल इसी तरह से जैसे अभी तक हमने किया है। क्या? विसर्ग को हो जाएगा हमारा उ और उ को हो जाएगा यहाँ पर क्या है? और अ और उ इनको मिलाकर हो जाएगा हमारा ओ, और सामने है अ, तो ओ और अ इसको मिलाकर हो गया हमारा ओ, और बाद वाले इसको मिलाकर हुआ अवग्रह। तो क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा हमारा पोयम। ठीक है, समझ आया? आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने सीखी विसर्ग संधि के अंतर्गत उत्व संधि। उत्व संधि का नियम है क्या? कि यदि पहले पद के अंत में अ हो और उसके बाद विसर्ग हो और उत्तर पद के प्रारंभ में अ हो,
तो विसर्ग को पहले उ आदेश होता है, फिर अ और उ मिलकर उन दोनों को ओ आदेश होता है, और जब उन दोनों को मिलाकर ओ हो जाता है तो उत्तर पद के जो पहला वर्ण अ है उसको अवग्रह हो जाता है ना? और यदि सामने व्यंजन हो, मतलब यदि प्रथम पद के बाद उत्तर पद का पहला वर्ण व्यंजन हो, तो उस व्यंजन में कोई परिवर्तन नहीं होता। सिर्फ जो स्वर है, मतलब जो पहले पद का अंतिम वर्ण है, जो अ है और उ है, उन दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है? सिर्फ ओ हो जाता है ना? तो इसी तरह से हमने उत्व संधि को आज विस्तार से सीखा, उसके उदाहरणों को समझा, उसके नियम को जाना और अभ्यास कार्य के द्वारा उसकी पुनरावृत्ति भी की। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।